वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो से हम लोग आपके केमिस्ट्री एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स सोल्व करवाई जाएंगी। तो वन बाय वन इन वीडियोस को ध्यान से सुनते जाना। आपकी एग्जाम के लिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस सीरीज में होने वाली हैं, और इसकी जो भी रिलेटेड नोट्स, जो भी इसके साथ फाइल्स होंगी, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। उसको ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में है हमारे पास टॉप 35, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट 35 रीजनिंग क्वेश्चन। सिर्फ रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे, बाकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको जो इसके बाद वाली सीरीज की वीडियोस हैं उसमें मिल जाएंगी। तो इसमें हम सिर्फ जो यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसमें से जो कुछ रीजनिंग प्रॉब्लम्स बनती हैं वो मैं आपको इसमें सोल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को इसकी पूरी एक फाइल मिल जाएगी, उससे आप लोग अच्छे से रीड कर सकते हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है इसमें कि गिव रीजन थायोनाइल क्लोराइड मेथड इज प्रेफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से अगर अल्काइल क्लोराइड बनाना हो बाय यूजिंग द थायोनाइल क्लोराइड, वो मेथड अच्छा क्यों है? बिकॉज थायोनाइल क्लोराइड इज SOCl2 अल्कोहल के साथ जब रिएक्ट होती है तो अल्काइल हैलाइड, और साथ जो दो बनते हैं प्रोडक्ट, दैट इज द सल्फर डाइऑक्साइड एंड द HCl गैस, दोनों ही इस्केप हो जाते हैं, तो हमें प्योर अल्काइल हैलाइड ऑब्टेन हो जाता है। इसीलिए ये मेथड चूज किया जाता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इस्केपेबल गैसेस। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि गिव रीजन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज द हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ ऑर्थो एंड द मेटा आइसोमर। इन सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि जिस मोलिक्यूल की मोर क्लोज पैकिंग हो जाए, जो सिमेट्रिकल हो, उसकी मोर क्लोज पैकिंग होगी, तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगी। ऐसा होता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में। इट इज मोर सिमेट्रिकल क्योंकि दोनों Cl ग्रुप ऑपोजिट जुड़े हैं, एंड क्लोज पैकिंग इज बेटर, सो देयरफॉर इट हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, thus इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हायर। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन है अल्काइल हैलाइड्स दाउ पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। अल्काइल हैलाइड्स पोलर होते हैं, मतलब उनमें भी चार्जेस बनते हैं, बट फिर भी वो वाटर में इमिसिबल यानी कि डिजोल्व यानी कि सोलुबल क्यों नहीं होते? ठीक है, क्योंकि सोलुबल होने के लिए उसको वाटर के साथ न्यू बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे। वो बॉन्ड बनाने के लिए जो उसके पुराने बॉन्ड हैं वो ब्रेक करने होंगे, बट न्यू बॉन्ड वीक होते हैं एज कंपेयर टू दी ओल्ड बॉन्ड्स, देयरफॉर वो होना पॉसिबल नहीं होता। सो दिस इज बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड अमंग दी वाटर मोलिक्यूल्स के जो अपने बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए इज मच हायर देन द एनर्जी रिलीज्ड बाय द वाटर हैलाइड इंट्रैक्शन। जो वाटर और हैलोजन में, जो वाटर और अल्काइलाइड में जो इंट्रैक्शन होती है उसमें से काफ़ी लो एनर्जी रिलीज होती है, इसके लिए वो ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर पाता, देयरफॉर इट इज इमिसिबल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो मेन रीजनिंग, मतलब रीजन का जो आंसर होता है सिर्फ वही एक्सप्लेन किए हैं, बाकी आप लोग थोड़ा सा स्टेटमेंट को जोड़कर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, आंसर को एक्सप्लेन व्हाई द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। इसका मेन रीजन क्या है कि क्लोरोबेंजीन में जो कार्बन एटम्स होते हैं उन सभी ने डबल बॉन्ड्स भी बनाए होते हैं, देयरफॉर देयर हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण उनकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण के वो यहाँ से Cl के जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर कर रखता है, देयरफॉर डाइपोल मूवमेंट डिक्रीजेस। इसके अलावा आप लोग ये कह सकते हैं कि रेजोनेंस के कारण CCl बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है, जिसके कारण के वो बॉन्ड शॉर्ट हो जाता है और डाइपोल मूवमेंट डिक्रीज हो जाती है। सो दो रीजन है, एक तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड सेकंड इज द पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर बिटवीन दी C एंड Cl बॉन्ड। क्लियर है? जबकि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में जो C एटम होता है दैट इज दी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड फॉर्मिंग दी सिंगल बॉन्ड। ओके, आगे है कि गिव रीजन SN1 रिएक्शंस आर अकम्पेन्ड बाय द रेजमाइजेशन इन ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड्स। ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड्स अल्काइल हैलाइड्स में जब SN1 रिएक्शन होती है तो उसमें रेजमाइजेशन क्यों हो जाती है? रेजमाइजेशन का आपको पहले ये पता होना चाहिए कि होती क्या है वो। इन SN1 रिएक्शन क्या होता है
के जो कार्बोकटायन फॉर्मेशन होती है SN1 में, तो कार्बोकटायन इज ए प्लेनर मोलिक्यूल, इसलिए उसके ऊपर जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो बोथ साइड से अटैक कर सकता है, और दोनों साइड से अटैक होकर वहां पर डी एंड एल आइसोमर्स बन जाते हैं इक्वल अमाउंट में। दोनों की ऑप्टिकली एक्टिविटी ऑपोजिट रहती है, डी आइसोमर और एल आइसोमर की, ठीक है। तो इसलिए हमें ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव सोल्यूशन मिलता है। रेजमाइजेशन मतलब कि ऑप्टिकली इनएक्टिव सोल्यूशन हमारे पास फॉर्म हो जाए ड्यू टू दी इक्विमोलर अमाउंट ऑफ द डी एंड एल आइसोमर्स, ठीक है। तो ऐसा ही सिमिलर यहाँ पर होता है। ये हमारा फॉर्मेशन हुई थी कार्बोकटायन की, ये वाला, ठीक है। इस पर OH का अटैक इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है, तो दोनों ही आइसोमर हमारे पास 50-50% फॉर्म होकर रेजमाइजेशन कर देते हैं। क्लियर है अभी? आगे है कि द प्रेजेंस ऑफ द NO2 ग्रुप एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोअरीन्स टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर क्लोरोबेंजीन के साथ हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप जोड़ दें तो उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विदड्रॉज द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन रिंग, क्योंकि NO2 ग्रुप जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, वो क्या करता है अभी, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। Therefore it facilitates the attack of the nucleophile on the halogens, ठीक है। उसके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग बिहेवियर के कारण वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फैसिलिटेट करता है, एंड आल्सो वो बाद में जो फॉर्मेशन होती है अटैक होने के बाद जो कार्बो अनायन बनता है उसको वो रेजोनेंस के साथ स्टेबलाइज भी कर देता है। तो ये दोनों रीजन है जिसके कारण के ये इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए 2 या 3 मार्क्स में तो आपको रेजोनेंस बनानी पड़ेगी, ठीक है। आगे है कि क्लोरोबेंजीन इज एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव 2 रीजंस फॉर द सेम, ठीक है। ये आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाई हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोअल्केन्स, या फिर जो एरोमेटिक हैलाइड्स होते हैं वो लो रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्लोरोबेंजीन क्यों लो रिएक्टिव है टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका भी सेम रीजन है, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस देयर इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन दिस C एंड Cl एटम, ठीक है। यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बन जाता है ड्यू टू दी रेजोनेंस, इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। बॉन्ड क्लीवेज इज डिफिकल्ट इन हेलोरीन्स। एंड जो सेकंड रीजन मैंने आपको पहले बताया था कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये जो C एटम है ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। इसके sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है जो कि बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज कर देती है, बॉन्ड को शॉर्ट कर देती है। तो ये 2 रीजन आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है अभी? आगे है द ट्रीटमेंट ऑफ द अल्काइल क्लोराइड्स विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द अल्कोहल। अगर हम एक्वस KOH ऐड करते हैं अल्काइल क्लोराइड में तो अल्कोहल बन जाती है, ठीक है। सिंपल रिएक्शन होती है। RORX में अगर हम एक्वस KOH डालते हैं तो OH आयन उसमें क्या बना देगा, ROH बना देगा, अगर एक्वस है तो। अदरवाइज उसने कहा है कि अगर हम अल्कोहलिक ऐड करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देन इट गिव्स दी अल्कीन्स, तो उसमें क्या हो जाती है, एलिमिनेशन हो जाती है। अब देखिए अल्कोहलिक के केस में क्या होगा कि वहां पर अल्कोऑक्साइड आयंस भी प्रेजेंट होंगे, RO आयंस विच बीइंग दी स्ट्रोंगर बेस देन दी OH आयन, वो स्ट्रोंगर बेस होते हैं। वो क्या करते हैं कि अल्काइल हलाइड में से हाइड्रोजन एटम को अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं और बाद में वहां पर एलिमिनेशन हो जाती है और वो अल्कीन्स बन जाते हैं। So main reason is the alkoxide ions that are present in the alcoholic potassium hydroxide which are being stronger base than the hydroxide ion. Clear है अभी? तो थोड़ा सा स्पीड में मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम टाइम है, तो आपको भी ये सब कुछ ऑलरेडी आपने थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं किया होगा। अगर कुछ भी डिफिकल्टी लगती है आप लोग वीडियो को पॉज कर रीड करें, आपकी स्क्रीन पर सभी आंसर साफ साफ आ रहे हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर इज मोर वोलेटाइल, इनमें से कौन सा ज्यादा वोलेटाइल है, किसके वेपर्स इजीली बन जाते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और दी पैरानाइट्रोफिनोल, ठीक है। अब देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में बनते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब जो मोलिक्यूल के अंदर बनते हों, जैसे कि यहाँ पर हुआ है केस, ठीक है। सो दिस इज द इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयरफॉर इसका बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा,
और जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है उसके वेपर प्रेशर इजीली बनेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज मोर वोलेटाइल। सो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल ड्यू टू द इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। देयरफॉर इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो लोअर। जो होता है पैरा नाइट्रोफिनोल, उनमें बनते हैं इंटर मोलिक्यूल, मतलब एक मोलिक्यूल और दूसरे मोलिक्यूल के बीच, और इंट्रा मतलब विद इन द सेम मोलिक्यूल, ठीक है। क्लियर है अभी? नेक्स्ट इज द आउट ऑफ द टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड यहाँ पर एन ब्यूटेनॉल, विच वन विल अंडरगो एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन फास्टर एंड वाई? अब देखिए, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और जो नॉर्मल स्ट्रेट चेन वाला ब्यूटेनॉल है, उनमें से कौन यहाँ पर फास्टर एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन दिखाएगा? ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये पूछे जाते हैं मैकेनिज्म में से, ठीक है। तो मैकेनिज्म आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि पहले इसका आंसर आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो थर्ड डिग्री अल्काइल जो अल्कोहल है वही डिहाइड्रेशन ईजिली शो करेगी, फास्टर करेगी, बिकॉज इसमें क्या होगा कि मैकेनिज्म में क्या होता है कि पहले H पॉजिटिव OH में ऐड होता है, ठीक है। तो फिर OH में जब ऐड होता है ऑक्सीजन क्या क्या बन जाता है, O पॉजिटिव, और ये बाद में H2O की फॉर्म से यहाँ से बाहर निकलकर एक कार्बोकटायन बनाता है। अब ये कार्बोकटायन यहाँ पर फॉर्म हुआ है, दैट इज दी थर्ड डिग्री, ठीक है। तो थर्ड डिग्री कार्बोकटायंस आर मोर स्टेबल। अगर हम बात करते यहाँ पर एन ब्यूटेनॉल की, उसमें क्या बनना था, वह प्राइमरी कार्बोकटायन, वो लो स्टेबिलिटी वाला होता है, थर्ड डिग्री हायर स्टेबिलिटी वाला होता है। तो फिर थर्ड डिग्री जो बनाएगा कार्बोकटायन वही फास्टर रिएक्शन करेगा। सो देयर फॉर दी थर्ड डिग्री जो ब्यूटाइल अल्कोहल है वो यहाँ पर फास्टर रिएक्शन शो करेगा। क्लियर है? आगे है कि वाई फिनोल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन मोर इजिली देन दी बेंजीन? फिनोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इजिली क्यों हो जाती है? क्योंकि फिनोल में जो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है वो रिंग को एक्टिवेट कर देता है। दिस इज ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ द OH ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपको फिनोल की रेजोनेंस ड्रॉ कर देनी है। क्लियर है? Account for the following that the tertiary butyl chloride on heating with the सोडियम मिथोक्साइड के साथ अगर हम किसी अल्काइल हलाइड को रेक्ट करवाते हैं तो ईथर फॉर्मेशन की ये रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस। बट यहाँ पर क्या हुआ है, दिस गिव्स दी 2 मिथाइल प्रोपीन, एक अल्कीन बन गया है इंस्टेड ऑफ द ईथर। ईथर बनने की बजाय अल्कीन क्यों बन गया? ठीक है, अब देखिए ये है, दिस इज दी टर्ट अल्काइल हलाइड एंड दिस इज दी सोडियम मिथोक्साइड। सॉरी, यहाँ पर उसने मिथोक्साइड कहा था, हमने इथोक्साइड यूज कर लिया, दोनों की सेम रिएक्शन होगी, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस इज बिकॉज दी टर्ट ब्यूटाइल जो यहाँ पर हलाइड है दैट अंडरगोज दी एलिमिनेशन इंस्टेड ऑफ दी सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर हम थर्ड डिग्री अल्काइलाइड यूज करेंगे सोडियम जो यहाँ पर सोडियम अल्कोक्साइड्स के साथ, तो वहां पर एलिमिनेशन होगी इंस्टेड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आगे चलते हैं। गिव रीजंस व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन इन कंपैरिजन टू दी मिथॉक्सीमीथेन, बिकॉज इथेनॉल एक अल्कोहल है और अल्कोहल्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ईथर्स में वीक होती हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ओनली, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ईथर, सो देयरफॉर इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हायर। क्लियर है अभी? गिव रीजन, एक साइड पर है यहाँ पर CH3 दिस इज ईथर, ऑन रिएक्शन विद HI गिव्स द अल्कोहल एंड द थर्ड डिग्री अल्काइल हलाइड एज ए मेन प्रोडक्ट बट नॉट एज थर्ड डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्काइल हलाइड। मतलब पूछा क्या गया है कि अगर एक ईथर हो जिसकी एक साइड पर हो थर्ड डिग्री ग्रुप, एक साइड पर हो प्राइमरी ग्रुप, वो HI के साथ करता है रिएक्शन, वो थर्ड डिग्री वाला हलाइड बनाता है और 1 डिग्री वाला अल्कोहल बनाता है, ऑपोजिट क्यों नहीं करता? थर्ड वाला अल्कोहल क्यों नहीं बनाता, 1 वाला हलाइड क्यों नहीं बनाता? ठीक है, बिकॉज इन दिस ग्रुप 1 अल्काइल ग्रुप इज द टर्शरी विच गिव्स द मोर स्टेबल थर्ड डिग्री कार्बोकटायन। ठीक है, जहां पर थर्ड डिग्री ग्रुप की बात आ गई ना, तो कार्बोकटायन वाला कंसेप्ट ही मोस्टली लगता है। तो थर्ड डिग्री कार्बोकटायन एंड फॉर्म्स द टर्शरी हलाइड बाय SN1 मैकेनिज्म, वो थर्ड डिग्री कार्बोकटायन बनाएगा, वो स्टेबल पड़ा था, आयोडाइड आयन आयन आएगा और उसके साथ जुड़ जाएगा, तो SN1 मैकेनिज्म से हमें हलाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल से 2 स्टेप यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये पहले H पॉजिटिव गेन करेगा,
फिर बाद में यहाँ से ब्रेक होकर अपनी अल्कोहल और एक थर्ड डिग्री कार्बोकटायन, जो स्टेबल चीज़ होती है वही बनती है। तो ये थर्ड डिग्री कार्बोकटायन बाद में आयोडाइड आयन जो था वहाँ पर HI में से, उसके साथ जुड़कर अपना हलाइड बना लेगा। क्लियर है अभी? ठीक है, अल्कोहल तो यहाँ से पहले ही बनकर बाहर निकल जाएगी। तो आगे चलते हैं। Of the two hydroxy organic compounds ROH and R-OH, the first one is basic and the other is acidic in behavior. However, R is different from R-. मतलब दो कंपाउंड हैं, दोनों में OH ग्रुप जुड़ा है, एक एसिडिक है और एक बेसिक है। अब देखिए एसिडिक क्या होती हैं, फिनोल, तो इसका मतलब R-OH जो कि यहाँ पर एसिडिक है, उसमें R- क्या हो सकता है, दैट इज द अराइल ग्रुप या फिर C6H5, दैट इज द फिनाइल ग्रुप। और जो R है जो कि यहाँ पर बेसिक है, ये वाला जो बेसिक है, बेसिक में क्या हो सकता है, R इज दी एलिफेटिक थर्ड डिग्री ग्रुप। ठीक है, तो R क्या हो सकता है, टर्शरी अल्काइल ग्रुप, क्योंकि जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा बेसिक करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है भी, आगे है गिव रीजन CH3CHO, that is the aldehyde is more reactive than the ketone towards the reaction with HCl। तो सिंपल होता है अभी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं दैट आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि दिस इज बिकॉज इन कीटोन्स में दो अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, एल्डिहाइड में एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है। दो अल्काइल ग्रुप क्या करते हैं कि अपने इंडक्टिव इफेक्ट के साथ जो मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन होता है जिस पर के न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, उसको डिक्रीज करवा देते हैं। कौन, जो अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, कीटोन में दो हैं, एल्डिहाइड में एक है, तो जिसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर देगा और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसा होता है कि कीटोन्स में दो अल्काइल ग्रुप होने के कारण दीज आर दी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन द एल्डिहाइड्स। क्लियर है? आगे है कि गिव रीजन pH ऑफ द रिएक्शन शुड बी केयरफुली कंट्रोल्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द अमोनिया डेरिवेटिव्स ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। अमोनिया डेरिवेटिव्स को बनाने के वक्त हमें वीकली एसिडिक मीडियम रखना पड़ता है। ठीक है, बिकॉज उसके साथ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। बट इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम क्या होगा कि अमोनिया डेरिवेटिव्स बीइंग बेसिक, अमोनिया डेरिवेटिव्स ही बेसिक होते हैं, will react with the hydrogen of the acid and will not react with the carbonyl compound। अब इसमें होता क्या है कि भी अमोनिया डेरिवेटिव ने एक्चुअल में कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करना होता है। ठीक है, बट अगर हम ज़्यादा एसिड ऐड कर देंगे तो वो अमोनिया डेरिवेटिव तो बेसिक होता है, वो हमारे एसिड के साथ ही रिएक्ट हो जाएगा और वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बनाकर दिखाया है कैसे वो रिएक्ट हो सकता है। दिस इज दी अमोनिया डेरिवेटिव जर्नल फार्मूला, यहाँ पर Z की यहाँ पर अलग अलग ग्रुप लगते हैं, इसमें H पॉजिटिव ऐड हुआ तो यहाँ पर तो आकर NH3 पॉजिटिव बना लेगा। क्लियर है अभी? आगे है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, देयर आर 2 NH2 ग्रुप्स इन द सेमी कार्बाजाइड, दिस इज द फार्मूला ऑफ द सेमी कार्बाजाइड, दिस इज आल्सो ए अमोनिया डेरिवेटिव। However, only one is involved in the formation of the semi-carbazone। सेमी-कार्बाजोन की फॉर्मेशन में सिर्फ यही NH2 क्यों ग्रुप यूज होता है, ये वाला क्यों नहीं होता? क्योंकि जो यहाँ पर N एटम CO के साथ डायरेक्टली जुड़ा है उसमें क्या हो जाएगी, रेजोनेंस में वो इन्वॉल्व हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन पेयर, और दैट इज नॉट फ्री फॉर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। सो दिस इज द मेन रीजन कि एज ए रिजल्ट ऑफ द as a result of the resonance, electron density on the NH2 group decreases and hence it does not act as the nucleophile। ठीक है, तो ये जो दोनों N एटम डायरेक्टली C के साथ जुड़े हैं ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को और कुछ ऐसा बना सकते हैं वन बाय वन, और NH2 ग्रुप फ्री रहता है, वो फिर अटैक कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सो इसके बाद है प्रॉब्लम के व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द फेलिंग्स सॉल्यूशन।
तो फेलिंग सोल्यूशन में एक्चुअल में दो सॉल्यूशंस होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है, ब्लू कलर्ड सोल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट, एंड फेलिंग सोल्यूशन बी क्या होता है, दिस इज द कलरलेस एक्वस सोल्यूशन ऑफ द सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट इन द बेसिक मीडियम। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद आता है गिव रीजन ऑक्सीडेशन ऑफ द प्रोपेनल इज इजियर देन द प्रोपेनोन, यानी कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन इजी है देन द कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड्स में सीओ ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ी होती है जिसके कारण उसकी ऑक्सीडेशन इजी होती है, बट कीटोन्स के केस में ऐसी कोई हाइड्रोजन सीओ ग्रुप के साथ होती नहीं, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, गिव रीजन दैट अल्फा हाइड्रोजन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज एसिडिक इन नेचर। जो अल्फा हाइड्रोजन होता है एल्डिहाइड और कीटोन में, वो एसिडिक क्यों होता है नेचर में, एसिडिक यानी कि वो H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज हो सकता है। तो पहले अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है वो आपको अंडरस्टैंड करना होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या चीज होती है, ये जो हाइड्रोजन एटम यहां पर जुड़ा है, दिस हाइड्रोजन एटम जो कि सीओ ग्रुप के साथ वाले सी एटम के साथ जुड़ा होता है, वो हाइड्रोजन होता है अल्फा हाइड्रोजन। दिस सी एटम इज द अल्फा कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन इज द अल्फा जो हाइड्रोजन है। ठीक है, बिकॉज द कार्बोनाइल ग्रुप विदड्रॉज द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सीसी बॉन्ड। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप इस सीसी बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर लेगा एंड ये बाद में सी एच बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर लेगा। ठीक है, यहां से इस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहां से इस तरफ, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ हो जाएंगे। देयरफॉर देयरफॉर वो जो H पॉजिटिव है वो वहां से रिलीज हो सकता है, जो बाद में अनायन बनता है उसको कार्बोनाइल ग्रुप रेजोनेंस के साथ स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, सो आल्सो द कार्बोनाइल ग्रुप स्टेबलाइजेस द अनायन फॉर्म्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव, इसलिए H पॉजिटिव वहां से रिमूव हो सकता है। क्लियर है अभी? तो बेसिक रीजन, इसका मेन रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग जो इफेक्ट होता है कार्बोनाइल ग्रुप का, वो इसका मेन रीजन है। तो आगे चलते हैं, व्हाई द कार्बोक्सिलिक एसिड्स डज नॉट गिव द रिएक्शंस ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनाइल ग्रुप की सभी रिएक्शंस क्यों नहीं शो होती, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गई, ये सभी रिएक्शंस क्यों नहीं शो होती, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, बिकॉज द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप बिकम्स लेस इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि उसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द रेजोनेंस विद लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ द OH ग्रुप। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन एटम होता है OH ग्रुप का, ये अपना लोन पेयर C को डोनेट करता है, तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज द मेन रीजन। क्लियर है अभी? तो इसलिए इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वगैरह होनी डिफिकल्ट हो जाएगी। इसके बाद आता है कि बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेंजोइक एसिड के केस में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं होती? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर फेरिक क्लोराइड वगैरह को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, बट बेंजोइक एसिड के केस में क्या होता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा है बेंजीन रिंग के साथ, वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। देयरफॉर जो रिंग डीएक्टिवेट हुई है वो बाद में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो कर पाती। ठीक है, तो मेन रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग COOH ग्रुप डीएक्टिवेट्स द रिंग। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है, रिंग को पॉजिटिव चार्ज बना देता है, इसलिए। गिव रीजंस बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन द प्रोपेनल टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब जो यहाँ पर एरोमेटिक हलाइड्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी जो एलिफेटिक हलाइड्स से लो होती है टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि जो एरोमेटिक यानी कि जो बेंजल्डिहाइड है उसके केस में जो यहाँ पर बेंजीन रिंग है उसका +R इफेक्ट यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर C की तरफ डोनेट कर देता है, यानी कि C इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर लेती है, जिसके कारण रिंग जो है वो डीएक्टिवेट हो जाती है और रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो +R effect of the benzene ring increases the electron density on the carbonyl group, thereby
रिपेलिंग द न्यूक्लियोफाइल्स, क्योंकि कार्बन पर तो अटैक करने न्यूक्लियोफाइल ने आना था, वहां पर तो रिंग से इलेक्ट्रॉन आ गए, उन दोनों में रिपल्शन होगी। हेंस एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन द कोरस्पॉन्डिंग एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो ये छोटे छोटे रीजंस हैं, इनको याद कर लेना अभी अच्छे से। गिव रीजन जो है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजोइक एसिड टेक्स प्लेस एट द मेटा पोजीशन। दिस इज सेम के जो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है उसका प्लस आर इफेक्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करती है रिंग में से, तो मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, ऑर्थो पैरा पर डिक्रीज हो जाती है। देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो वो फिर मेटा पोजीशन पर ही जुड़ेगा जाकर। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आप इसकी रेजोनेंस बनाकर दिखा सकते हैं। दिस इज दी बेंजोइक एसिड, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन गया सी की तरफ, तो बाद में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो कि बाद में यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर पहुंच गया, तो ऐसे इस रिंग में पॉजिटिव चार्ज बनता रहेगा और मेटा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर आकर अटैक करेगा। फिर है आगे के, प्रेजेंस ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज एसेंशियल फॉर द अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन के केस में अल्फा हाइड्रोजन होना क्यों जरूरी है? अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है अभी, अब सबसे पहले जो अल्फा हाइड्रोजन है ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वो एसिडिक होती है, मैंने आपको अभी अभी बताया था एक क्वेश्चन में। ठीक है, क्यों एसिडिक होती है? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। इन अल्डोल कंडेंसेशन द बेस जो हमने ऐड किया होता है वो इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। ठीक है, रिमूव्स द अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम द एल्डिहाइड टू गिव द इनोलेट आयन। ठीक है, वो यहाँ से ये अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर कर क्या बना लेता है? इनोलेट आयन। और इनोलेट आयन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। देन ये इनोलेट आयन बाद में अगले स्टेप में किसी दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, जिसके साथ के हमें कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल जाता है। सो अल्डोल कंडेंसेशन में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इनोलेट आयन फॉर्म होगा अगर अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा, क्योंकि वो रिमूव करनी ईजी है बिकॉज इट इज़ एसिडिक। ठीक है, तो इसलिए जो अल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स में ही होती है। क्लियर है अभी? तो ये जो एक्चुअल में मैंने आपको फिर से बता देता हूँ, ये एक तरह से मैकेनिज्म से पूछा गया है अल्डोल कंडेंसेशन के, तो आपको पूरा आना चाहिए, उसमें से आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम बनाकर पूछ सकते हैं। आगे अभी, वाई अमोनोलाइसिस ऑफ द अल्काइल हलाइड्स इज नॉट ए गुड मेथड टू प्रिपेयर द प्योर प्राइमरी अमाइंस। प्योर प्राइमरी अमाइंस बनाने हों तो हम अल्काइल हलाइड्स की अमोनिया के साथ रिएक्शन कर कर क्यों नहीं बनाते? ठीक है, बिकॉज प्राइमरी अमाइंस अगर जब बन जाते हैं अल्काइल हलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट कर कर, वो प्राइमरी अमाइन खुद फिर से न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर कर फिर से अल्काइल हलाइड पर अटैक कर कर सेकेंडरी माइन, वो सेकेंडरी माइन फिर से अटैक कर कर थर्ड डिग्री माइन, ऐसे ही क्वाटनरी साल्ट तक ये प्रोसेस चलती है। इसलिए हमें प्योर प्राइमरी माइंस तो इसमें मिलते नहीं, हमें मिल जाता है मिक्सचर ऑफ दी प्राइमरी सेकेंडरी थर्ड डिग्री माइंस विद दी क्वाटनरी साल्ट्स। इसलिए हम इस प्रोसेस को नहीं यूज करते। कुछ ऐसी ये प्रोसेस होती है। दिस इज द अल्काइल हलाइड रिएक्ट्स विद द अमोनिया टू गिव द प्राइमरी माइन, it reacts with the alkyl halide again to give the secondary mine, secondary mine attacks on the alkyl halide to give the third degree, and third degree attacks on the alkyl halide to give the quaternary ammonium salts। ठीक है, तो ऐसे कुछ इसमें प्रोसेस हो जाती है। इसके बाद है कि account for the following, ethylamine is soluble in water whereas aniline is not। ethylamine forms the hydrogen bonding with the water molecules, but in case of the aniline, large hydrophobic aryl group decreases the extent of the hydrogen bonding, therefore it is not soluble। क्लियर है अभी? तो सिंपल से क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा आप लोग अंडरस्टैंड इसको कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। आगे है कि गिव रीजन दैट द सेकेंडरी मिथाइलमाइन इज मोर बेसिक देन द थर्ड डिग्री मिथाइलमाइन इन एन एक्वस सोल्यूशन। अब देखिए, एक्वस सोल्यूशन में जो अमाइंस होते हैं उनका बेसिक स्ट्रेंथ आपको याद रखना है। एक्वस सोल्यूशन में हमारे पास टोटल इफेक्ट लगते हैं 3। तो 3 इफेक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला है यहाँ पर सोल्वेशन इफेक्ट एंड द स्टेरिक हिंड्रेंस। ये दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बनाएं तो प्राइमरी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर सेकेंडरी, फिर थर्ड डिग्री। बट ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट थर्ड डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बेस। इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद हमें ओवरऑल क्या रिजल्ट मिलता है कि सेकेंडरी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, देन प्राइमरी, देन थर्ड डिग्री, अगर सभी मिथाइल ग्रुप हों।
अगर इथाइल या कोई और ग्रुप है तो ये बन जाएगा 2 3 1। ठीक है, मिथाइल माइंस यानी कि CH3 ही जुड़े हैं जो उन्होंने पूछा था ऊपर, उस केस में 2 1 3। ठीक है, तो सेकेंडरी हमेशा स्ट्रोंगेस्ट रहेगा एक्वस सोल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ के वे के साथ, तो सेकेंडरी माइन इज द स्ट्रोंगेस्ट बेस। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ड्यू टू दी कंबाइनिंग इफेक्ट ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, सोल्वेशन इफेक्ट एंड द स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है तो आप इतना ही बना दीजिए, बहुत अच्छा है कि ड्यू टू दी कंबाइनिंग इफेक्ट ऑफ ऑल दीज थ्री therefore secondary is the strongest base in the aqueous solution। अगर आएगा गैस फेस में तो यही ऑर्डर आपने अप्लाई करना है इंडक्टिव इफेक्ट वाला, क्योंकि गैस फेस में ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ही अप्लाई होता है। आगे है गिव रीजन although the NH2 group is orthopara directing in electrophilic substitution but yet aniline on the nitration give the good yield of the meta nitroaniline। अब देखिए क्या है कि NH2 एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अगर हम एनिलीन के साथ NO2 जोड़ना चाहते हैं तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही मेनली फॉर्म होने चाहिए थे, बट क्या होता है कि मेटा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बन जाता है। इसका रीज़न क्या है कि जब हम एसिड यूज़ करते हैं एनिलीन के साथ तो वो एसिड में से H पॉजिटिव को अपने साथ ज्वाइन कर लेता है NH2 ग्रुप, और वहाँ पर NH3 पॉजिटिव बन जाता है। अब ये NH3 पॉजिटिव ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है और मेटा डायरेक्टिंग बन जाता है, यानी कि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर जुड़ता है। तो मेन रीजन क्या है, NH2 चेंजेस टू दी NH3 पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड्स। ठीक है भी। आगे है गिव रीजन एनिलीन डज नॉट अंडरगो द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज एनिलीन इज बेसिक एंड फ्रीडल क्राफ्ट में यूज होने वाला हमारा कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट इज द लुईस एसिड, दोनों रिएक्ट कर कर अपना एक सॉल्ट बना लेते हैं, इसलिए ये सब कुछ होता है कि इट डज नॉट रिएक्ट्स विद दी जो इसका मेन पर्पस होता है वो तो फिर हो नहीं पाता, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन फिर आगे प्रोसीड नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे कुछ आप लोग बनाकर दिखा सकते हैं, इजी है। ठीक है भी। तो आगे है व्हाट इज द रोल ऑफ द pyridine इन द असाइलेशन रिएक्शन ऑफ द अमाइंस। अमाइंस की असाइलेशन होती है कि हम लोग असाइल मीन्स CH3CO ग्रुप, CH3CO ग्रुप को जोड़ना होता है, वो यहाँ से हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर अटैच हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जुड़ता है, तो असाइलेशन के साथ क्या बनता है HCl, तो HCl को रिमूव करने के लिए हमें किसी स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं pyridine, दैट इज द स्ट्रॉन्ग बेस, तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड होना शुरू हो जाती है। ठीक है भी। गिव रीजन एरोमेटिक प्राइमरी माइंस कैनोट बी प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल्स प्थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल्स प्थैलेमाइड सिंथेसिस पर क्या होता है कि हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं ऑन दी अल्काइल हैलाइड्स, जिसका हमें अमाइन बनाना होता है, तो ऐसा कुछ रिएक्शन होता है वहाँ पर, तो हम लोग इसका अटैक करवाते हैं अल्काइल हैलाइड पर, तो अल्काइल हैलाइड पर अटैक होकर यहाँ से हमारा ये प्रोडक्ट बनता है, जिसकी कि हम हाइड्रोलाइसिस करवाकर इस RN का अमाइन बना लेते हैं। ठीक है, इस RN का यहाँ पर अमाइन बनता है, तो ऐसे आप लोग इसमें बेसिकली जो है वो गुड यील्ड में प्राइमरी माइंस बना सकते हैं। तो प्राइमरी माइंस एलिफेटिक ही बनते हैं ओनली। अब देखिए अगर मैं RX की जगह पर यूज़ कर लेता यहाँ पर बेंजीन वाला यानी कि एरोमेटिक हलाइड, तो एरोमेटिक हलाइड के केस में क्या होगा कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो पाना ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक यानी कि इस N का अटैक इस पर करना हो तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होगा, बिकॉज दी कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू दी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, इसलिए उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। यही आपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। आगे हमने यही लिखा है कि इन केस ऑफ द एरोमेटिक हलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज देयर इज द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन द कार्बन एंड हेलोजन ड्यू टू द रेजोनेंस। ठीक है, अभी मतलब सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर सभी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स के रीजंस आपके जुड़ जाएंगे। तो आगे है कि अस्टाइलेशन ऑफ द एनिलीन रिड्यूसेस इट्स एक्टिवेशन इफेक्ट। असाइलेशन के साथ एक्टिविटी रिंग की डिक्रीज हो जाती है। हम बेसिकली असाइलेशन यूज ही इसीलिए करते हैं कि ताकि रिंग की एक्टिवेशन डिक्रीज कर सके, बिकॉज आफ्टर द असाइलेशन जो NH के साथ ये COCH3 ग्रुप जुड़ा है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपॉन द N एटम
को डिक्रीज कर देता है, इसलिए रिंग की एक्टिवेशन डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ओके। अभी इसके बाद है कि एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट्स आर मोर स्टेबल। जो एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कि डाइजोनियम क्लोराइड होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वो ज़्यादा स्टेबल होता है अपने एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट के मुकाबले। अब देखिए डाइजोनियम साल्ट्स में क्या है कि एन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करने के लिए हमें चाहिए होती है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस तो फिर जो बेंजीन रिंग है उसमें ही फॉर्म होगी, यानी कि जो एरोमेटिक ग्रुप है, इसलिए ये स्टेबल हो जाता है। तो दिस पॉजिटिव चार्ज इज वेल डिस्पर्स्ड इन द एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट्स थ्रू द रेजोनेंस। तो आप लोग बनाकर दिखा सकते हैं, पूरी रेजोनेंस बिल्कुल ईजी है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा एन की तरफ, तो बाद में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बन जाएंगे दो बॉन्ड, तो बाकी बाद में ये जो चार्ज है वो रिंग में घूमेगा और बाद में आपकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी। स्टार्टिंग करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बाकी स्ट्रक्चर्स तो इजीली बन जाती हैं। सच चार्ज डी लोकलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन दी एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट्स। ठीक है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी लो है। एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास कि एनिलीन कैनोट बी प्रिपेयर्ड बाय द अमोनोलाइसिस ऑफ द क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को डायरेक्ट अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाकर क्यों नहीं हम एनिलीन बना सकते? बिकॉज क्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना काफ़ी डिफिकल्ट है। सी और सी एल का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ड्यू टू दी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। यहाँ पर भी सेम रीज़न मिलेगा। तो ये थे आपके लिए टॉप 35 रीजनिंग क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। इस सीरीज़ की बाकी की वीडियोस को ज़रूर देखना, आपकी कंप्लीट ऑर्गेनिक हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।